नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में मैं नीलय सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं झारखंड की युवा आदिवासी नेत्री जो कि अभी सुर्खियों में है कई कारणों से, वो हम आगे बात करेंगे। नाम बता दूं, निशा भगत, जो कि गुमला ज़िले के एक छोटे से गांव से निकलकर आज राजनीति में उभर रही हैं। निशा जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और बात शुरू करते हैं। गुमला में आपके पिताजी जो हंदू भगत थे, वो भी एक समाज सेवी थे, आदिवासी मुद्दों के लिए हैं, मतलब उस वक्त वो काफ़ी मुखर थे। और आपने उनसे प्रेरित होकर अपनी जो अच्छी खासी नौकरी थी बेंगलुरु में, मेट्रोपॉलिटन सिटी, होटल मैनेजमेंट आपने किया, आपने पत्रकारिता की, आपने पढ़ाई जो ग्रेजुएशन तो की, उसके बाद पत्रकारिता भी की। और मैंने देखा भी है आपको कि आप इंटरव्यू भी लेती थी सबका। फिर आपने होटल मैनेजमेंट किया, नौकरी की, अब एकाएक नौकरी छोड़कर अपने आप को समाज सेवा में, और ख़ासकर आप जो कहती हैं आदिवासियों के हित के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रही हैं। क्या कारण रहा इसका? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्म। चूँकि सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आने का या समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे झारखंड के प्रति हमारा एक अलग सा लगाव है। बचपन से मैंने देखा है मेरे पिताजी को अपने झारखंड को अलग करने के लिए झारखंड आंदोलनकारी के रूप में, और उनके साथ साथ उनके कदमों से कदम मिलाते हुए जो उन्होंने संघर्ष किया था कि झारखंड को सेफ और हमारी संस्कृति, हमारे लोगों को सेफ रखना है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ज़रूरत था कि मैं भी दुनिया को देखूं। गुमला गांव से निकल करके मैंने बेंगलोर को देखा, क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट दुर्गापुर से की। मैं चाहती थी कि मैं वो हर चीज़ें देखूं जो कि शायद मुझे देखनी चाहिए, जो कि इस देश दुनिया में क्या हो रहा है। होटल मैनेजमेंट में इत्तेफाकन आईटीसी रॉयल गार्डेनिया मिला, जिसमें कि ईवा फ्लोर था। इसमें सिर्फ और सिर्फ विदेशी महिलाओं का वहाँ पे आगमन होता था। देश विदेश की महिलाओं को जानने का मौका मिला। जिस तरीके से पत्रकारिता मैंने किया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बड़ी पत्रकार थी जिनको हेलीपैड पे मिला हुआ था, एक लग्जरियस रूम मिला था। तो इतनी बड़ी पावर और भारत का चौथा स्तंभ क्या होता है, तो उसको भी जानने की मेरी लालसा रही। और लगातार हर एक फील्ड को जानने के लिए मेरी जो लालसा रही, वो इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म हर चीज़ों को एक एक छोटे छोटे समय के लिए, 1 साल 2 साल के लिए सीखते गई। आप वापस आई, आपकी शुरुआत एबीवीपी से हुई। समाज सेवा की अगर बात करें, छात्र राजनीति में आपने एबीवीपी ज्वाइन किया। उसके बाद आप जेडीयू ने आपने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर आप कांग्रेस में गई। फिर उसके बाद जेएल कैम्प में गई। लेकिन इन इतने सारे राजनीतिक दलों या छात्र संगठनों से आखिर मोह भंग क्यों हुआ कि आपने अभी केंद्रीय सरना समिति की आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी? तो क्या लगा, आप राजनीतिक दल से बढ़िया जो आदिवासी संगठन है, आखिर क्या वजह रही, मोह भंग क्यों हुआ? कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से, जेडीयू, आपका एबीवीपी कहा जाए तो एक बीजेपी का ही एक छात्र इकाई है, और जेल के जो कि झारखंड के हित की बात करता है, क्यों छोड़ दिया आपने? देखिए, एबीवीपी में जाने का मेरा एक उद्देश्य था कि वहाँ पे निःशुल्क जो है 500 से 1000 बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे। और उनका जो विचारधारा था मुझे अच्छा लगा। लेकिन राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मुझे बीजेपी ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सभी धर्मों को लेकर के नहीं चले। क्योंकि ईसाई समुदाय के लोग जो यहाँ पे हैं, उन लोगों को कट्टरता के साथ वो दरकिनार करे। लेकिन क्यों किया उस समय समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समझते गई तो और दिलचस्पी हुई कि और लोगों की पार्टियों की इच्छा क्या हो सकती है, लोग कैसे काम कर रहे हैं। बिहार में हम पैदा हुए, बिहार में पैदा हुए तो एग्जैक्टली तो बिहार की भी राजनीति मुझे जाननी थी। कि मैं जानना चाहती थी कि जदयू में जो आज आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को, कि लगातार झारखंड का और बिहार की जो बात करते हैं, तो बिहार का कायाकल्प में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। नहीं, ये लोगों में तो मोह भंग कैसे हुआ? मोह भंग इसलिए हुआ क्योंकि हमारे परिप्रेक्ष्य में लोगों ने काम नहीं किया। हम अगर राजनीति में आ रहे हैं, अगर समाज की सेवा करने की अगर सोच रहे हैं, तो उस समाज की सेवा हम नहीं कर पा रहे जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, तो मेरे लिए वो राजनीति पार्टी मायने नहीं रखती। क्यों, कैसा क्या लगा? कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में रह चुकी है। देखिए, कांग्रेस में भी मैं रही और कांग्रेस में जीत के चुनाव आई, युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष रही। साथ ही मैं राहुल गांधी के द्वारा बनाया हुआ शक्ति सुपर सी की यहाँ की झारखंड की
बिल्कुल, मैं बहुत ही प्रखरता से काम की, लेकिन जब अपने मुद्दों को, बातों को दिल्ली में रखने का काम की, तो यहाँ के बड़े बड़े नेता जब जाते हैं एआईसीसी के गेट के पास से, तो झोला टांग करके देखती हूँ कि यहाँ से कैसे ये लोग मिमियाने लगते हैं कि अपनी बातों को वो रख नहीं सकते, मिल नहीं सकते हैं। तो फिर हमारा काम कैसे होगा? क्षेत्र में तो काम पॉसिबल ही नहीं है। लोग अपना चेहरा चमका करके राजनीति कर रहे हैं और अपने स्वार्थ साध रहे हैं, तो ये मैं राजनीति नहीं करना चाहती थी। वाकई मुझे लगा कि पार्टी जो है लगातार मैं मुद्दे को उठाती थी, तो उनका कहना था कि आप इस मुद्दे को ना उठाएं। कोई भी कार्यकारिणी बैठक होती थी, कोई ना कोई बड़े पदाधिकारी आते थे, बोलते थे कि निशा भगत, तुम्हें समझना होगा कि ये मंदिर है और यहाँ पत्थर रखा हुआ है, तो उसी को पूजना है। तो मैंने कहा ना यहाँ मंदिर है, ना यहाँ पत्थर है, ना मैं किसी को भगवान मान सकती हूँ कि आपके कहने पे। और किसी बड़े नेता ने कहा था, जो कि जिन्होंने कहा था वो भी मुझे समझते होंगे, कि कहा था कि कांग्रेस में रहना है तो गुड़ को ढेला और ढेला को गुड़ कहना होगा। नहीं, नेता का नाम ही बता दीजिए। देखिए प्रदीप तुलसियान जी ने मुझे कहा था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने फ़ोन करके कहा था, कब? जब वर्तमान के जो अभी प्रभारी हैं, वो प्रभारी आए हुए थे लोहरदगा में, लोहरदगा की प्रभारी थी, और उस समय में हमें जगह नहीं दिया गया था। ऐसे कई तो आदिवासी चेहरे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, अध्यक्ष तक रहे। देखिए, महत्वपूर्ण पदों पे रहने के बावजूद आज हम लोगों का जो झारखंड राज्य है, इसमें देख लीजिए CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन लगातार हो रहा है। आप देख लीजिए पेशा कानून अधिनियम 1996 लागू नहीं करने दिया इन लोगों ने, क्यों नहीं? बिल्कुल। फिर अब जेएलकेएम गई। जेएलकेएम तो जल जंगल जमीन की बात करती है, यहाँ के स्थानीय भाषा की बात करती है, संस्कृति की बात। फिर क्या वजह रही कि आपको वहाँ से निकाल दिया? देखिए, मैं इस पार्टी में प्रखरता से काम कर रही थी कि एक नवयुवक साथी है जो दहाड़ रहा है और मुद्दों को रख रहा है, तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा क्रिएटिविटी होने वाला है। बात कर रही है? हाँ, मैं जयराम की बात कर रही हूँ कि वो मुझे लगा कि प्रखरता से बात कर रहा है, लेकिन कहीं पे दूर से जो दिखता है वो करीब जा करके पता चलता है वास्तविकता क्या है। और मैं उस पार्टी से निकली नहीं, उस पार्टी से निकाली गई हूँ। इस पार्टी से क्यों निकाली गई हूँ ये आप भी जानते हैं। प्रखरता से बोलना, अपने मुद्दों को बोलना, अपने हक और अधिकार की बात करना अगर गलत है तो मैं गलत हूँ। नहीं, आपने तो साफ तौर पर कहा कि वो कुर्मियों की पार्टी है। ऑफ कोर्स, जबकि मैंने जब झंडा प्रकरण हो रहा था, जब चीरा झंडा का अपमान किया गया था, उस झंडे के विवाद में मैं जब थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष जो है गुमला के, वो रघुनंदन उरांव है। रघुनंदन उरांव तो लिखते हैं, लेकिन वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और वो चर्च के पादरी हैं। उन्होंने मुझे अनर्गल मैसेज किया था। उस मैसेज को मैंने स्क्रीनशॉट निकाल करके मैंने जयराम महतो जी को दिया था कि इसको आप देखिए ज़रा कि क्या बात है। ये कह रहा है कि जेएलकेएम पार्टी से निकालने की बात, जेएलकेएम पार्टी में आपको सम्मान नहीं देने की बात। तो वहाँ से जब बिगुल फूका गया, उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ दीदी। उसके बाद जब झंडा प्रकरण इतना गर्माया कि आप लोगों ने देखा कि विधानसभा क्या से था झंडा प्रकरण, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों देखिए, को। झंडा जो है हम लोगों का अभिमान है, हमारी आस्था है। चीरा झंडा जो है 2 कलर का होता है, एक सफेद और लाल कलर का। आप जानते हैं कि लाल कलर होता है क्रांति और सफेद होता है शांति का प्रतीक, जो भगवान बिरसा मुंडा जी के समय से चलते आ रहा है। सफेद रंग का झंडा जो हमारा, वो भी आस्था का है। लेकिन हमारा धीरे धीरे पूर्वजों ने इस झंडे को मान दिया और इस झंडे की पूजा करते हैं। हम अपने गांव के देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और जो भी कार्यक्रम होता है हमारे जो पूजा पाठ का, उसमें हम उस झंडे का मान रखते हैं, पूजा करते हैं। जिस तरीके से शायद आप हिंदू हैं तो बजरंग बली जी का पूजा जब करते हैं तो बजरंग बली जी का झंडा लगाते हैं रामनवमी में, तो हम लोग वैसे ही अपने सरना झंडा का मान रखते हैं, उसको पूजा करते हैं। तो इन धर्मांतरित ईसाइयों ने गंदगी में, जहाँ ये लोग मल मूत्र त्यागते हैं, वहाँ सेप्टिक टैंक भी नहीं है, और वो मल मूत्र त्यागा हुआ जगह में, गंदगी भरा जगह में, ये लोग हमारा झंडा को सिर्फ और सिर्फ जमीन कब्जा करने के लिए लगाया था। और उस जमीन कब्जा करने के लिए हमारा झंडा इनको दिखा था, क्योंकि हम इतने ताकतवर हैं कि हमारा झंडा ही देख करके लोग उस जमीन पे नहीं चढ़ेंगे, आंख उठा के नहीं देखेंगे। इस बात को अन्य धर्म के लोग समझते हैं। तो यही क्रांति करनी थी कि हमारे धर्म का झंडा और आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो यही हमारा एक लेकिन इस मुद्दे पर तो जेएलकेएम आपके साथ थी, जयराम जी ने। वही मैं कह रही हूँ कि इस मुद्दे पे जब उन्होंने कहा था कि दीदी अपने समाज की बात कर रही है, इस पार्टी से पहले समाज की बेटी है,
अगर उस समय वो साथ थे, जबकि जेल कैंप के ईसाई समुदाय के 20 से 25 लेटर्स गिरे थे कि निशा भगत को पार्टी से निकाल दिया जाए, उस समय ये हमें पार्टी से नहीं निकाले। अब नगड़ी प्रकरण देख लीजिए, नगड़ी रिम्स 2 में आपने देखा हो गया कि मैं इस झारखंड राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कहा था कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ, जल जंगल जमीन के साथ, जमीन हमारी आत्मा है, उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो घर में घुस के चप्पल से मारेंगे, मैंने कहा था। और उस समय भी मेरे पे केस हुआ, धमकी भी मिली, फिर उसके बाद मुझे धमकी मिली, मुझे केस हुआ। मैंने यहाँ के डीजीपी को लेटर लिखा, यहाँ से गृह मंत्री को लेटर लिखा कि यहाँ पे ईसाई समुदाय जो कन्वर्टेड है उनके द्वारा हमें किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। क्योंकि मैंने एक एक पाठ दिखाया था नेम्हा बाइबल में इन्होंने लिखा है हमारे जो वेदी होता है, हमारा सरना पूजा का स्थल होता है, उसको नष्ट कर दो, खत्म कर दो। और एक किताब में लिखा था इन लोगों ने, जो बूढ़ा महादेव को इन लोग मानते हैं सरना लोग, तो बूढ़ा महादेव के बारे में इन्होंने लिखा था कि ये बलात्कारियों को प्रशिक्षण देने वाला। तो मैंने इस पे भी एक्शन लिया और इस पे भी मुखरता से बोला। और जिस समय आवाज इनको उठाना चाहिए था जयराम महतो जी को, उस समय मुझे पार्टी से नहीं निकाला। आपने तो ये भी कह दिया कि जेएल के में वो सिर्फ कुर्मियों की पार्टी और सिर्फ कुर्मी हित की बात करती है। जैसे कि मैं कुर्मियों के बारे बोली तो जयराम महतो जी का कुर्मी बेटे होने का अंतरात्मा से आवाज आई और उन्होंने मुझे जेल कैंप पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये भी नहीं समझा उन्होंने कि मुझे निष्कासन पत्र जो है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से दे दे। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे शुभ चिंतकों के माध्यम से मुझे पता चलता है कि इन लोगों ने मुझे इसलिए निकाल दिया पार्टी से क्योंकि मैं कुर्मी समुदाय के लोगों के लिए कहा कि ये कभी नहीं बन सकते आदिवासी, क्योंकि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बने नहीं जाते। बिल्कुल। निशा जी, आपने कई राजनीतिक दल पकड़े भी और फिर छोड़े भी। अभी आप केंद्रीय सरना समिति की महिला विंग की आप अध्यक्ष बनी है, बहुत दिन नहीं हुए, भी हफ्ते भर की बात है। आपने एक लड़ाई जो भी छेड़ रखी है, क्योंकि देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 20 सितंबर को, यानी कि बस अब कुछ ही दिन बाकी है, 3-4 दिन, उसमें रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 100 स्टेशनों को रोका जाएगा। कुर्मी समुदाय की ये मांग है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा मिले, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, और आपने उसके खिलाफ बिगुल फूंक रखा है और 20 सितंबर को ही आप राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, चूँकि मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं समाज की बेटी होने के नाते लगातार समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करने की मेरी चाहत रही है और समाज के लोगों ने मुझे एक मान दिया है, सम्मान दिया है, और समाज के प्रति मैं लगातार अपने कार्यों का निर्वहन करूंगी। और 20 तारीख को ये कुर्मियों को ये मैं बताने का काम करूंगी कि हमारा जो आदिवासी समाज है उस समाज के साथ खिलवाड़ करना कितना घातक हो सकता है इन लोगों के लिए। चूंकि इन लोगों को विरोध करना था संवैधानिक तरीके से, तो उस समय इन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया जब ओबीसी में रहे ये लोग, ओबीसी में, बीसी 1 में, जो कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में ये लोग आते हैं। तो सब जगह का इन लोगों को फायदा उठाना है। क्यों बीसी 1 और बीसी 2 को क्या है, इनको पूछिए क्यों वहां गए। और कुर्मी और ये महतो और ये कह रहे हैं कि कभी मुंडा, कभी संथाली, कभी हो के साथ भाई ये भाई होते। तो इन लोगों का जो चाल चलन चरित्र जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहा है कि इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उनका एक ही मुद्दा दिख रहा है कि कैसे इस झारखंड राज्य में कुर्मियों का साम्राज्य हो, जो हम आदिवासी होने नहीं देंगे। उनका पूरा क्षेत्र देख लीजिए, कंपनियों से भरा पड़ा हुआ है। हमारा पूरा क्षेत्र देखिए, आदिवासी मतलब क्या होता है, जल जंगल जमीन के संरक्षक। जल जंगल जमीन हमारी आत्मा होती है और हमारा पूरा संस्कृति हमारी आत्मा होती है। हमें अपना लेने से, हमारी 2-4 संस्कृति को अपना लेने से आप आदिवासी नहीं बन सकते। नहीं, लेकिन 1901 में जो जनगणना में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था, आदिवासी का दर्जा, 11 में, 21 में, 23 में, 6 सितंबर 1950 को इन्हें दर्जा से हटाया गया। ये क्यों विरोध नहीं किया इन्होंने जब इनको ओबीसी बीसी 1 में रखा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में लोगों को दर्जा दिया गया, तो क्यों इन लोगों ने विरोध नहीं किया। और दूसरी बात कि आदिवासी बनने की बात जो ये लोग कर रहे हैं कि हम थे, मांग कोई करता है तो वो डेफिनेटली इस संविधान में सबकी मांगों को सुना जाता है। संवैधानिक तरीके से अगर मांग रखिएगा तो उसका हल भी होता है। और आपने कहा था कि हम आदिवासी हैं तो
टीआरआई का रिपोर्ट आप लोग जो बार बार कह रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज मेंशन किया हुआ है, चाहे वो 2004 का रिपोर्ट हो, चाहे वो 2015 की रिपोर्ट की बात कीजिए, उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि यथास्थिति इन लोगों को रखा जाए, इनमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये साफ है कि ये लगातार। लेकिन अर्जुन मुंडा जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था। उसके बाद जब रघुवर दास जी थे 2018 में एक प्रस्ताव यहाँ भी दिया गया जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर थे, कई आदिवासी नेताओं के हस्ताक्षर थे। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने वोट बैंक के लिए चंद राजनीतिकारों ने अपना ईमान तक बेचने का काम किया है। अगर संविधान में अगर वाकई इन लोगों का हक और अधिकार होता तो डेफिनेटली मिलता, लेकिन अगर आदिवासियों के दुश्मन ऑलरेडी सक्षम लोग हैं, क्या कैटेगरी होती है, क्या क्राइटेरिया होती है कि आदिवासी में आने का? जब ऑलरेडी आप ओबीसी में हैं और आदिवासी बनने का कोई क्राइटेरिया होता है क्या? जन्मजात पैदा होना पड़ता है आदिवासी। और जिन आदिवासी नेताओं ने और गैर आदिवासी नेताओं ने जो साइन किया है सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अगर इतने ही शुभचिंतक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में होते तो आज हमारे झारखंड में हस्तक्षेप हाईकोर्ट को नहीं करना पड़ता। चंद समय का मोहलत दे करके हमारा पेशा कानून को अधिनियम 1996 को लागू करवाने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जाता। आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी बेटा होने के बावजूद लगातार आदिवासी विरोधी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक भाई की हत्या, फर्जी हत्या करवा दी गई यहां संथाल परगना में। आप देखिएगा सूर्य नारायण हांसदा जो एक आदिवासी बेटा, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला बेटा था, वो सिर्फ अपने क्षेत्र में डिमांड करता था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वहाँ बहुत ज्यादा आपने देखा होगा पत्थर का व्यवसाय वहाँ होता है, उस पे रोक लगाया उन्होंने, बात उठाई उन्होंने, आवाज उठाया और उसकी आवाज को दबा देने के लिए चंद सत्ताधारियों ने उनका फेक एनकाउंटर करा दिया। पहले भी नाम आया था पंकज मिश्रा का, पहले भी आदिवासी बेटी की हत्या कराने के लिए, रूपा तिर्की की हत्या कराने में पंकज मिश्रा का प्रखरता से नाम आया था। यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो विधायक प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, जेएमएम का वरिष्ठ नेता के रूप में माना जाता है, और आज पूरे झारखंड को चैलेंज करता है, आदिवासियों को चैलेंज करता है पंकज मिश्रा। और आज देखिए दूसरा प्रकरण आ गया सूर्य नारायण हांसदा का। तो ये कौन सा ये सत्ता के लालची अपना राजनीति करके आदिवासियों को जो लोभ लालच दे करके ये कहते हैं कि आदिवासी हितैषी हैं। हम चैलेंज करती हूं इन लोगों की, अगर आप में दम है तो लागू कीजिए ना 1996 का पेशा कानून। आप सीएनटीएसपीटी का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है कि इस वर्तमान के मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास जो जमीनें हैं सीएनटीएसपीटी का उल्लंघन किए हुए हैं। अगर आप प्रखरता से काम करते तो हमारे आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीनने का काम जी दूसरे लोग नहीं कर रहे होते। देखिए, एक तो कुर्मी भी अपने आप को आदिवासी बनाने की मांग कर रहे हैं। जो धर्मांतरित जो आदिवासी हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया वो भी आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं। एक और बात है, जो अंसारी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के बहुत निचले तबके के कास्ट मानी जाती है अंसारी को, वो भी बोल रहे हैं कि हमें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, उन्हें भी आदिवासी घोषित करना। आदिवासी बना नहीं जाता है, इन लोगों को इतिहास देखने की आवश्यकता है। हम आदिवासी पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित है। अंग्रेजों को हमारे आदिवासी वीर शहीदों ने, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे तांत्या भील जी हो, चाहे वीर बुधु भगत जी हो, सिंगनी कैली दई जी का बलिदान जो है, इनको पढ़ना चाहिए कि आदिवासी इस देश में, अगर इस भारत देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चिल्ला के कहते हैं कि इस देश का प्रथम नागरिक है तो आदिवासी है, और आज लाल किले से भी कहते हैं देश के प्रथम नागरिक आदिवासी हैं, और दूसरी बात कहते हैं कि धर्मांतरण पे रोक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि 2017 में हमारा झारखंड में धर्मांतरण बिल लागू हुआ, लेकिन केंद्र की सरकार अगर वाकई आदिवासी हितैषी है तो इन लोगों ने भी क्यों नहीं हमारे झारखंड राज्य में 5th शेड्यूल क्षेत्र में, आदिवासी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में उन्होंने हमारे लिए एक आयोग का गठन क्यों नहीं किया? आप बताइए, दिल्ली जाएगा हमारा आदिवासी जहां पे खाने के लिए नहीं पूरा होता है, गांव से आने पैदल आता है लोग, और शहर से अपना जीव को अर्जन करने के लिए थोड़ी चीजें लेके गांव में जीव को यापन करता है। ऑनलाइन
लोग अपना एप्लीकेशन देंगे क्या? चिंता का विषय है। कहाँ जाएंगे? ये सरकार सुनती नहीं है। अभी कल का देख लीजिए, रामगढ़ में एक आदिवासी महिला शिकायत करने गई, फोन करती है, बोलती है कि महिला थाना एसटी आयोग ले ही नहीं, एसटी थाना ले ही नहीं रहा है मेरा रिपोर्ट। ये हालत है इस झारखंड राज्य का। आदिवासी जाए तो जाए कहाँ? ना अच्छी शिक्षा हो रही है। आप देख लीजिए कि हमारे लिए एक भी ऐसा एकेडमी है जहाँ पे हमारी भाषाओं को एक तरजीह दिया जाए। आप देख लीजिए, आवासीय हमारे जितने बच्चे रहते हैं हॉस्टल्स में, दूर दूर से आते हैं, चूल्हा वाला लेकर के खाना बनाते हैं, वहाँ एक बावर्ची की सुविधा नहीं है, एक लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। बड़ी बड़ी बोली और बात करने वाले राजनीतिज्ञकारों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को ऐसे अधर क्यों छोड़ दिया गया? ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे कोई गांव में बीमार होता है तो आप लोग ही दिखाते हैं, चारपाई में उठा करके लेके आया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दुख होता है, दर्द होता है। हम आदिवासियों को लोग कहते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक, लेकिन आज सबसे अंतिम पायदान में है। लोगों को आरक्षण चाहिए। राष्ट्रपति आदिवासी, आप कैसे बोल सकते हैं? आप बताइए ना, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आपने एक झुनझुना थमा दिया कि भारत देश का संवैधानिक तरीके से जो है इस देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का दर्जा होता है। हम एक पूरे भारत के प्रथम नागरिक और इधर संवैधानिक तरीके से आपने राष्ट्रपति को, जो एक आदिवासी महिला है। लेकिन हमारा वाकई इस धरातल पे हमारा वास्तविक स्थिति क्या है? बिल्कुल, चलिए हम कहाँ हैं? ठीक। हमें सिर्फ कहीं नाचना होता है, गाना होता है, कहीं झूमर करना होता है, अतिथियों का स्वागत करना होता है, अतिथियों का स्वागत करना पड़ता है। तो ये परिवेश ढूंढेंगे कि हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले कहाँ हैं, किधर है? हमारे हो समाज के हो, चाहे मुंडारी समाज के हो, छऊ हो, चाहे हम लोगों का पाइका हो। एग्जैक्टली। तो ये लोग सिर्फ ओकेजन में ढूंढते हैं हमें। चलिए, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। और अब एक आखिरी सवाल, 20 सितंबर को आप लोगों ने राजभवन के समक्ष वहाँ पर धरना का कार्यक्रम रखा है, तमाम आदिवासी संगठनों से अपील की है। क्या लगता है कहीं टकराव की नौबत तो नहीं आ जाएगी? एक तरफ जहाँ रेल टेका आंदोलन हो रहा है, एक तरफ आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड की जो सामाजिक जो समरसता है, कहीं उस पर तो कोई चोट नहीं पहुँचेगी? देखिए, जिस तरीके से माहौल ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए कि पिछली बार भी रेल टेका कार्यक्रम किया गया था, कई तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ा था, 5 दिन। आप बताइए क्या एक्शन हुआ उस पे? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार का इन लोगों के साथ क्या ऐसा लगाव है? वोट बैंक की राजनीति करना बंद कीजिए, आदिवासियों का शोषण करना बंद कीजिए, नहीं तो 20 तारीख को यहां से लेकर के दिल्ली तक हम लोग अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। क्योंकि लोकसभा में भी आदिवासियों का 102 सीट में प्रभाव होता है। अगर आदिवासी जाग गया तो केंद्र सरकार को भी हिलाने का काम कर सकती है आदिवासी समाज। तो इस बात का एहसास हम भी दिलाएंगे कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। अब राज्यपाल से भी कुछ अपील करेंगे यहाँ पर जो स्थिति है उसको मैं देखने, कस्टोडियन। देखिए, राज्यपाल महामहिम जी से मैं आग्रह भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि पेशा अधिनियम कानून जब लागू करो के लिए मैं गुमला से लेकर के रांची पैदल यात्रा जब कर रही थी, तो मुझे बहुत आस थी उनसे, बहुत ही मान था, बहुत गर्व होता था कि राजभवन में जा रही हूँ। लेकिन उनका कहना था आप चले जाइए सीएम के पास, आप चले जाइए माननीय मंत्री के पास, आप वहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए। हम आदिवासियों को सिर्फ ऐसे ही भटकाया जाता है। अगर मैं बात करूंगी तो मैं सीधे बात करूंगी प्रधानमंत्री जी से, बात करूंगी राष्ट्रपति जी से, और हमारा सबसे बड़ा सीधा संवाद होता है राष्ट्रपति से। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये राज्य सीधा संवाद करता है राष्ट्रपति से, और अगर बात करनी है तो राष्ट्रपति से बात करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ा तो उलगुलान करेंगे, इस सरकार को भी हिलाने का काम करें, उखाड़ के फेंकने का काम करें। कुर्मी तो एक छोटा सा ऐसा काटा है हमारा रास्ता का, अभी तक हमने देखा नहीं था। हम लोग प्रेम से बात करते हैं, हम सुनते आए, देखते आए, लेकिन अब ये मार काट पे उतर गए हैं। किसी भी तरह इन प्रकारन ये आदिवासी बनने की राह में है, तो इनको रोकने का काम इस बार आदिवासी समाज करेगा। चाहे देख लीजिए, आप संथाल की बात कीजिए, चाहे आप चाईबासा की तरफ बात कीजिए, आप लोहरदगा की बात कीजिए, आप पलामू की बात कीजिए, सब जाग गया है और एक साथ उलगुलान होगा, और जबरदस्त उलगुलान होगा। और कुर्मियों को ये बताने का काम करेगी आदिवासी समाज कि आदिवासी बनना इतना आसान नहीं। चलिए, बिल्कुल। चलिए, तो आपका कहना है निशा भगत जी का कि आदिवासी जो हैं वो जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, और इन्हें उम्मीद है राष्ट्रपति महोदया से
संजोग की बात है कि झारखंड की वो राज्यपाल भी रह चुकी हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं, और 20 तारीख को इन्होंने उलगुलान की घोषणा कर दी है। तो निशा भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत आभार, आपकी पूरी टीम का आभार कि आदिवासी समुदाय की बेटी को आपने मान दिया और हमारी बातों को समाज के समक्ष में रखने का एक प्रयास किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।